लोकल गवर्नमेंट पढ़ना था। लोकल गवर्नमेंट में इवोल्यूशन पढ़ा कि अभी तक हमने बनाई कैसे। शुरुआत में टेम्परेरी प्रोविजंस थे। जब आज़ाद हुए कौन सी कमेटी आई थी? आज़ाद होने के बाद क्या बनाया हमने सबसे पहले? CDP क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब आया था? 1952 में। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए हमने शुरू किया था, है ना। हमने देखा था कि अगर हमें देश को थोड़ा सा डेवलप करना है तो डेवलपमेंट लोकल लेवल से शुरू होना चाहिए, और उसी के लिए हमने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, जहां से हमारे देश में कौन से ऑफिसर्स आए थे? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। जो आज काम करते हैं ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स CDP से शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसको वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तक हमने लिमिट रखा था, और उसके बाद उसको एक्सटेंड किया था ऑल ओवर द कंट्री बाय नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। और फिर उसके बाद उसी को रिव्यू करने के लिए हम कौन सी कमेटी लेके आए थे? बलवंत राय मेहता। पहले कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। कब आई थी? 1957 में आई थी। उसने क्या बोला कैसा होना चाहिए पंचायत? 3 टियर स्ट्रक्चर उसने दिया था। 3 टियर का मतलब क्या है? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे क्या होना चाहिए? पंचायत। और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ठीक है, ये उसने बोला था। और तब उसके बाद हमने बोला ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लिए गए थे इसके प्रोविजंस को, लेकिन हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया, यानी स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया। स्टेट अपनी मर्जी से जिस तरह की पंचायत को बनाना चाहें बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। और सभी स्टेट ने फिर पंचायत बनानी शुरू कर दी। सबसे पहला कौन सा स्टेट था जिसने पंचायत बनाई थी? राजस्थान। कौन से डिस्ट्रिक्ट? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान पहला स्टेट बना जिसने 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत एस्टेब्लिश की थी। और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने किया था। उसके 20 साल के बाद फिर से हमने इसको रिव्यू करने की सोची। अशोक मेहता कमेटी आई 1977 में। अशोक मेहता आई थी ना। अशोक मेहता ने बोला आपने जो 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया वो गलत है, आपको 2 टियर स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना। अशोक मेहता लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? अशोक मेहता कमेटी क्यों आई थी? क्या रिव्यू, क्यों रिव्यू करना था? पंचायत में कुछ दिक्कत आ रही थी? दिक्कत थी। जहां पर पंचायत बना दी वहां दोबारा इलेक्शन ही नहीं हुए। कहीं 3 टियर बन रही है, कहीं 2 टियर बन रही है, क्योंकि हमने स्टेट की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया कि स्टेट अपनी मर्जी से अपना स्ट्रक्चर अपना सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अशोक मेहता को बोले ऐसे तो काम चलेगा नहीं, पूरे देश को हम एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रीमलाइन चाहिए, और उसके आधार पर आप बताओ कि कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया कैसा होना चाहिए? अशोक मेहता ने फिर बोला कि 2 टियर स्ट्रक्चर बनाओ। विलेज लेवल पे जरूरत नहीं है, एक ब्लॉक लेवल पे रखो, मंडल पंचायत जिसका नाम रखेंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसका नाम क्या रखेंगे? जिला परिषद रखेंगे। सिर्फ 2 टियर होना चाहिए। 3rd टियर के लिए मना कर दिया था। और उसके बाद कई सारी कमेटीज आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज LM सिंघवी। LM सिंघवी 1986। क्या बोला LM सिंघवी ने? कि आप चाहे कुछ भी करते रहो, हमारे देश में सुधार नहीं हो सकता जब तक हम इन चीजों को संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख देते। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कि कम से कम हम लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दें। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? स्टेट्स को मनाना, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर। कौन सी लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो यूनियन उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती। यूनियन को लॉ बनाना है तो स्टेट से परमिशन चाहिए। कम से कम 50% स्टेट हाँ बोलेंगे तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट से भी हाँ बुलवानी है। इसीलिए LM सिंघवी ने बोल तो दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, लेकिन इतना आसान नहीं था। आसान क्यों नहीं था? क्योंकि स्टेट से भी हाँ बुलवानी है। और स्टेट से हाँ बुलवाना क्यों मुश्किल था? क्योंकि स्टेट से उनकी पावर छीनने की बात हम कर रहे थे, और कोई भी अपनी पावर नहीं देना चाहता किसी को, तो स्टेट भी मना करेंगे। कोशिश की, कई सारी गवर्नमेंट है, राजीव गांधी ने शुरुआत की कि हम चलो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं, फेल हो गया। अगली सरकार आई, फेल हुई, नहीं कर पाई, लेकिन फाइनली PV नरसिम्हा राव आए और उन्होंने बोला पहले तो स्टेट को मनाते हैं।
पहले क्या करते हैं, स्टेट को मनाते हैं। और जहां पर भी हमें ऐसा डाउट लगता है कि इस पे स्टेट नहीं मानेंगे, उनको हम प्रोविजनल में रख देंगे। उनको हम बोलेंगे कि ये स्टेट की मर्जी है, चाहो तो इसको इंप्लीमेंट करो चाहे मत करो, लेकिन कुछ को मैंडेटरी कर देंगे ताकि हमारे देश में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन दिखाई दे। और उसके आधार पर उन्होंने अमेंडमेंट किया। कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर 1992। तो फाइनली हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। और इस 73rd से कौन सा ईयर था? इसको इंप्लीमेंट किस तारीख से किया गया? 1993 से। और फाइनली हमने 3 टियर स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहां से हमने बोला कि हम बनाएंगे 3 टियर स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा, कैसा स्ट्रक्चर होगा? 3 टियर स्ट्रक्चर। और 3 टियर स्ट्रक्चर किसने रिकमेंडेशन दी थी? बलवंत राय मेहता ने। और यहां से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट किए? सबसे पहला 11 शेड्यूल जोड़ा। 11 शेड्यूल जोड़ा ना, क्या था इसमें? सब्जेक्ट है कि किस सब्जेक्ट पे लोकल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है ना। शेड्यूल्स क्या है? लिस्ट है। शेड्यूल्स क्या है? लिस्ट है। अलग अलग टाइप की लिस्ट है। 11 शेड्यूल में क्या है? एक लिस्ट है कि लोकल गवर्नमेंट को हम क्या क्या पावर देना चाहते हैं, ये उन पावर्स की लिस्ट है। ठीक है, तो यहां पर 11 शेड्यूल जोड़ा। उसके बाद पार्ट जोड़ा। कौन सा पार्ट? पार्ट 9। पार्ट 9। और इसकी हेडिंग क्या थी? दी पंचायत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जुड़ा जिसका नाम था दी पंचायत। और उसके बाद आर्टिकल कौन से जोड़े? 243। ये सब आर्टिकल जोड़े गए थे। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस किए। और इन चेंजेस के द्वारा हमने जो आर्टिकल यहां पर इंसर्ट किए वो 2 हिस्सों में बांटे गए। एक जो मैंडेटरी प्रोविजंस है, जिनके ऊपर किसी स्टेट को कोई वो डर नहीं था कि हमारी कोई पावर नहीं छीनी जाएगी, उनको मैंडेटरी बना दिया। और उसके बाद जहां स्टेट को डर था कि हमारी पावर छिनेगी, तो वहां पर प्रोविजनल बना दिया ताकि स्टेट हाँ बोल दे और हम एक अमेंडमेंट कर पाए। तो कुछ हमने प्रोविजनल यहां पर आर्टिकल्स रखे। प्रोविजनल आर्टिकल का मतलब है यहां पर स्टेट डिसाइड करेगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है। वो मैंडेटरी है कि वो तो करना ही करना है। और उसी के आधार पर हम इन चीजों को डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था, यहीं तक पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहली बात, जब हम लोकल गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं, जो सबसे पहली चीज इसमें पढ़नी होती है दैट इज ग्राम सभा। ठीक है ना। लोकल गवर्नमेंट हमने 2 हिस्सों में बांटी थी। क्या क्या? विलेज एंड अर्बन, रूरल एंड अर्बन। रूरल लोकल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट में 3 स्ट्रक्चर आएंगे। हमारे जो अमेंडमेंट किया, यहां पर 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले विलेज पंचायत एट विलेज लेवल। सेकंड कौन सा था? इंटरमीडिएट लेवल कहेंगे इसको, या क्या कहेंगे? ब्लॉक लेवल भी कह सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल भी कह सकते हो। यहां क्या बनाएंगे? पंचायत समिति। और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट पे क्या बनाएंगे? जिला परिषद। ये 3 टियर स्ट्रक्चर। टियर का मतलब क्या होता है? लेवल। टियर का क्या मतलब होता है? लेवल होता है। ठीक है, तो 3 लेवल पे रूरल लोकल गवर्नमेंट बनाने की बात की। अर्बन लोकल गवर्नमेंट अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो कभी अर्बन लोकल गवर्नमेंट पढ़ो तो जिला परिषद अर्बन लोकल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता है। जिला परिषद किसका पार्ट होता है? रूरल लोकल गवर्नमेंट का। रूरल लोकल गवर्नमेंट का जो सबसे ऊपर वाला टियर है, ऊपर वाला लेवल है, वो है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूरल लोकल गवर्नमेंट में उसके 3 टियर हैं, और ये इन 3 टियर का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो हमें पढ़ना है। वो हमारा अलग अलग एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्राम सभा से। शुरुआत कहां से करेंगे? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? पहले हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेंगे।
कि इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोविजंस देख लेते हैं कि 73rd अमेंडमेंट ने किया क्या अमेंडमेंट करने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने गांव के लिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई कि गांव के लिए डिसीजन कौन ले सकता है, तो कौन लेगा? ग्राम सभा, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, कौन लेगा डिसीजन? ग्राम सभा। ग्राम सभा है क्या चीज? एक विलेज के या एक पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं, उन वोटर्स को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? ऑल वोटर्स इन अ पंचायत या ऑफ अ पंचायत, ये क्या हो जाएगी? ग्राम सभा। उनकी असेंबली को हम ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर और क्या बनाएंगे? पंचायत में कुछ मेंबर्स होंगे और कुछ चेयरपर्सन होंगे ना। गांव में सरपंच होता है और कुछ पंच मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम पंच बोलते हैं, ये होते हैं। तो यहाँ पर पंचायत बनाएंगे जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। ये हर एक लेवल पे बात कर रहे हैं। अब हम ग्राम सभा लोकल लेवल पे होगी। अब हम तीनों लेवल की बात करेंगे। तीनों लेवल यानी कि विलेज पंचायत भी, पंचायत समिति भी और जिला परिषद भी। इन तीनों में कुछ मेंबर होंगे और एक एक चेयरपर्सन होगा। ये होगा। इन मेंबर्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सभी मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स। ठीक है ना, इनका इलेक्शन कैसे होगा? डायरेक्ट इलेक्शंस एट ऑल लेवल्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी बात कि जितने भी मेंबर्स हैं सभी लेवल पे, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे विलेज पंचायत है, चाहे जिला परिषद है, सभी का इलेक्शन डायरेक्टली करवाना है। सभी के लिए वोटर्स वोट डालेंगे। चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा? तो चेयरपर्सन के लिए हमने दो तरह के प्रोविजन बनाए, एक मैंडेटरी और एक प्रोविजनल। ठीक है, तो यहां पर मैंडेटरी प्रोविजन क्या है कि दो लेवल पे, कौन कौन सा लेवल? इंटरमीडिएट लेवल प्लस जिला परिषद। इन दोनों लेवल पे जो चेयरपर्सन है, ही विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कि यहां पर ये मेंबर इलेक्ट हो जाएंगे, फिर इन्हीं मेंबर में से किसी एक को ये चेयरपर्सन चुनेंगे। इन्हीं मेंबर से किसी एक को ये चेयरपर्सन चुनेंगे। तो यहां पर जिला परिषद हुआ या कोई भी हुआ, जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल है और जिला परिषद लेवल है, यहां पर चेयरपर्सन का जो चुनाव होगा दैट विल बी इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली कौन करेंगे? जो ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये चुनेंगे कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है चेयरपर्सन। ठीक है, अब एक लास्ट लेवल बचा हमारा, दैट इज विलेज पंचायत लेवल। विलेज पंचायत लेवल पे ये प्रोविजन हमने स्टेट लेजिस्लेचर को दे दिया कि स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो यहां डायरेक्ट इलेक्शन कराए, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन कराए। तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड, उसकी मर्जी होगी। और हरियाणा में जो चेयरपर्सन है विलेज पंचायत लेवल पे, वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनी जाते हैं। ठीक है, ये स्टेट की मर्जी है। स्टेट चाहे तो इनडायरेक्ट भी करवा सकता है, स्टेट चाहे तो इनडायरेक्ट भी करवा सकता है। ठीक है, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? बड़ा सीधा सा है अभी तक तो। ठीक है ना, मैंडेटरी और प्रोविजनल दोनों को अलग अलग करके चलना, कहां मैंडेटरी है और कहां प्रोविजनल है। ठीक है, सभी मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली होना है, ये मैंडेटरी है। चेयरपर्सन का इलेक्शन इनडायरेक्टली होगा लेकिन सिर्फ दो लेवल पे, ये मैंडेटरी है। लेकिन विलेज लेवल पे या ग्राम पंचायत के लेवल पे जो चेयरपर्सन चुना जाएगा, वो कैसे चुना जाएगा? वो प्रोविजनल है, वो स्टेट की मर्जी है। वो किसकी मर्जी होगी? स्टेट की मर्जी होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे इनके पावर्स की।
पावर से पहले इनके इलेक्शन की बात कर लेते हैं। इलेक्शन तो हो गया, पावर्स की सिर्फ बढ़िया। इससे पहले पावर्स की बात करो। अब यहां पर हमने पंचायत बना दी, पंचायत समिति बना दी और जिला परिषद भी बना दिया। इनके पावर्स के लिए हमने एक शेड्यूल डिसाइड किया। कौन सा शेड्यूल है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 11 शेड्यूल में कुछ सब्जेक्ट डाल दिए। कितने? 29 ही पढ़े थे ना। 29 सब्जेक्ट्स हैं जो इनकी पावर्स हैं, जिनके ऊपर ये रूल बना सकते हैं। लेकिन ये पावर आएंगी कहां से? स्टेट को अपने में से देनी पड़ेगी। ये पावर मिलेंगी कहां से? इसको स्टेट को अपनी पावर में से डिवाइड करनी पड़ेगी। इनको स्टेट क्यों देना चाहेगा अपनी पावर? अगर ये प्रोविजन मैंडेटरी कर दें तो स्टेट कोई भी हाँ बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि स्टेट की पावर कम हो रही है और कोई स्टेट नहीं चाहता उसके हाथ से उसकी पावर जाए। तो इसीलिए हमने इस प्रोविजन को प्रोविजनल बना दिया। और कौन सी पावर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करनी है, ये मर्जी छोड़ दी किसकी? स्टेट लेजिस्लेचर की। ये किसकी मर्जी होगी? स्टेट लेजिस्लेचर की। स्टेट लेजिस्लेचर जो चाहेगा वो पावर ट्रांसफर करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। नॉर्थ इंडिया में ग्राम पंचायत के फेलियर का मेन कारण यही है, क्योंकि हमने हमारी पंचायत को फंक्शंस ट्रांसफर ही नहीं किए हुए, पावर्स ट्रांसफर ही नहीं की हुई। आउट ऑफ 29 अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो 21 से लेकर के 25 सब्जेक्ट तक लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में सिर्फ 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड है। और यहां पर आए 10-11 सब्जेक्ट। और हमारे यहां पर पंचायत का ढंग से काम ना कर पाने का, रूरल गवर्नमेंट को ना डेवलप हो पाने का, उसके पीछे ये कारण है। हमने पावर्स तो ट्रांसफर कर ही नहीं रखी, क्योंकि पावर ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट का काम, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके हाथ से पावर कम हो जाए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं चाहती? कि उनके हाथ से पावर कम हो जाए। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफर ही नहीं हुआ, इसीलिए ट्रांसफर कभी कर ही नहीं पाए। और नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं, और ये ट्रांसफर करने हैं। कितने करने हैं, कितने नहीं करने, कौन डिसाइड करेगा? कौन करेगा? स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। टेन्योर। स्ट्रक्चर में तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना, मैंडेटरी है, मैंडेटरी प्रोविजन है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था, कुछ स्टेट को आजादी है, वो 2 टियर अपना सकते हैं, यानी इंटरमीडिएट लेवल बनाने की जरूरत नहीं। कौन से स्टेट थे वो? जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर इंटरमीडिएट ना भी बनाए चल जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। टेन्योर पे आ जाओ। टेन्योर कितना बोला? कि हर एक लेवल पे इनका टेन्योर होगा 5 इयर्स, और दिस इज मैंडेटरी। और ये क्या होगा? मैंडेटरी। और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जाती है तो उसके बाद विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन कराने हैं, ये भी मैंडेटरी है। विद इन 6 मंथ क्या कराने हैं? इलेक्शन, ये भी मैंडेटरी है। अब यहां पर जो छोटी सी चीज आपको समझनी है, पहली कि अगर कोई भी पंचायत आज चली, इसका टेन्योर कितना है? 5 ईयर है। ठीक है, अगर इसके 6 साल यहां पूरे होने वाले हैं तो हम 6 महीने पहले से इलेक्शन की तैयारी कर लेंगे, टाइमली इलेक्शन करा देंगे। ठीक है, मान लो कोई भी ग्राम पंचायत या किसी भी लेवल पे कोई भी पंचायत है, वो बीच में आई, उसके 2 साल पूरे हुए हैं और 2 साल में ही उसने रिजाइन कर दिया, किसी भी कारण से वो सरकार चली गई, वो लोकल गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद इलेक्शन कितने दिन में कराए जाएंगे? विद इन 6 मंथ। मैंडेटरी है, विद इन 6 मंथ हमें इलेक्शन कराने हैं। लेकिन जो नई गवर्नमेंट बन के आएगी, लोकल गवर्नमेंट है, चाहे आपकी पंचायत समिति है, चाहे जिला परिषद है, वो कितने टाइम तक रहेगी? क्योंकि ड्यूरेशन 5 साल है।
लेकिन अगर बीच में ये कोई भी सरकार गिरती है, जो नई सरकार आएगी, नई लोकल गवर्नमेंट आएगी, नई पंचायत आएगी, वो कितने टाइम के लिए काम करेगी, तो उसके लिए यहां पर प्रोविजन है कि जो रिमेनिंग पीरियड है वो सिर्फ उतने पीरियड के लिए काम करेगी। यहां पर रिमेनिंग पीरियड कितना है, 3 साल। तो जो नई वाली गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ 3 साल के लिए रहेगी। तो यहां पर इफ द ग्राम पंचायत इज डिसॉल्व्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years, then new panchayat will serve only the remaining period. इसको समझने में दिक्कत कोई? जो न्यू पंचायत है वो कितने दिन काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग टेन्योर के लिए। एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये सरकार लास्ट के 6 महीने में डिसॉल्व होती है, अगर ये गवर्नमेंट लास्ट के 6 महीने में डिसॉल्व होती है, क्योंकि अगले 6 महीने में तो इलेक्शन कराना ही है, तो रिमेनिंग की जरूरत नहीं है। अब जो सरकार बनेगी वो फुल टेन्योर के लिए काम करेगी। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे यहां पर, ठीक है? सबसे पहले रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। रिजर्वेशन फॉर, क्या सर्दी लग रही है? ठीक है। सबसे पहले रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। रिजर्वेशन में भी आपको 2-2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। ठीक है, कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे? मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। यहां पर हमारा जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट ने बोला कि एट ऑल लेवल्स जितने भी मेंबर होंगे वहां पर आपको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देना है। कितना देना है? जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है, जिस रेशियो में पॉपुलेशन है। अगर 50% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो आपको 50% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। 60% है तो 60% देना पड़ेगा। 70% है तो 70% देना पड़ेगा। यानी यहां पर जो रिजर्वेशन मिलेगा, यहां मिलेगा as per the population, as per the population at all levels, तीनों लेवल पे। ठीक है। चेयरपर्सन पे भी यहां पर लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर शुड प्रोवाइड। शुड है तो मैंडेटरी हो गया। शुड है तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। यहां पर भी मैंडेटरी है, एज पर पॉपुलेशन आपको रिजर्वेशन देना है। एज पर पॉपुलेशन रिजर्वेशन देना है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो विमेन। विमेन को रिजर्वेशन कितना मिलेगा? 50 नहीं है। मैंडेटरी प्रोविजन इज आपको विमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन देना है। कितना देना है? 33%। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो इसको बढ़ा सकता है अपनी मर्जी से। हरियाणा गवर्नमेंट ने बढ़ा करके कितना कर दिया? 50% कर दिया। बहुत सारी गवर्नमेंट है जिन्होंने 50% किया हुआ है। अदरवाइज जो मैंडेटरी प्रोविजन है दैट इज कि आपको एटलीस्ट 1/3 रिजर्वेशन देना है टू द विमेन्स। और सिर्फ विमेन नहीं, अगर मान लो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब
वहां पर भी 1/3 विमेन होनी चाहिए, वहां पर भी 1/3 विमेन होनी चाहिए। अगर वो सीट कौन सी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, तो उसमें भी 1/3 आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और ये रिजर्वेशन चेयरपर्सन के लिए भी काम करेगा, यानी चेयरपर्सन वाली पोजीशन है, वहां पर भी ये रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ठीक है, वहां भी रहेगा। नेक्स्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहां पर रिजर्वेशन इज प्रोविजनल, यानी यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में डिसाइड उनको देना है या नहीं देना है, एट ऑल लेवल्स। ठीक है, विमेन का रिजर्वेशन 3 जगह है, नॉर्मली तो है ही, विद इन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी है और चेयरपर्सन के लिए भी है। ठीक है, और ओबीसी के लिए स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है, जहां देना चाहें जहां दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट जहां पर हमने अमेंडमेंट करके बोला कि यहां पर शेड्यूल कास्ट को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा इन दी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। रीजन, यहां शेड्यूल कास्ट की कोई पॉपुलेशन नहीं रहती। रीजन इज यहां शेड्यूल कास्ट की कोई भी पॉपुलेशन है ही नहीं, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। स्पेशली इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है। अदरवाइज अगर हम हरियाणा में काउंट करें, हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब की कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है। ठीक है, तो यहां पर वो नहीं होगा रिजर्वेशन। ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होकर के एक का मेंशन किया गया है, तो वो स्पेशली आपको पता होना चाहिए अलग से। अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन तो हमने की नहीं। कौन एलिजिबल होंगे चुनाव लड़ने के लिए? मिनिमम एज क्या चाहिए? 21। लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट में मिनिमम एज इज 21 years. Minimum age to be elected is 21 years and to elect is 18 years. वोटर की एज कितनी है ना? वोटर्स 18 years के एलिजिबल हैं और जिसको इलेक्शन लड़ना है वो 20 years के एलिजिबल है। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कई बार मिस कर देते हैं। ठीक है, तो 21 years यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। जब हमने नया अमेंडमेंट किया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, इस अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज हमने डाली कि हम स्टेट में भी एक इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक यूनियन में होता था, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से एक्ट के आधार पर बनाया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस है किसका इलेक्शन करवाना है? इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन को एमएलए का इलेक्शन कराने की भी पावर दे रखी है? नहीं। एमएलए का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें?
ठीक है, तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का पर्पस क्या है और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पर्पस क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है, एमपी के इलेक्शन कराता है, एमएलए के इलेक्शन कराता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इनके इलेक्शन कराने होते हैं। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने के लिए हमने अलग से इलेक्शन कमीशन बना दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जब स्टेट इलेक्शन कमीशन लिख रहे हो तो इसके साथ साथ इसको कौन अपॉइंट करता है, इसका टेन्योर कितना होता है और इसकी पावर्स क्या है ये भी लिख लो। पहला, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। रिमूवल कौन करेगा? as हाई कोर्ट जज इज रिमूव्ड। और हाई कोर्ट जज को कैसे रिमूव करते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे रिमूव करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे? पार्लियामेंट से इंपीचमेंट करवा करके। यानी यहां पर अपॉइंटमेंट बेशक से स्टेट करे, रिमूवल यूनियन कर सकता है। रिमूवल कौन करेगा? यूनियन करेगा। तो जब फेडरलिज्म पढ़ते हैं तो फेडरलिज्म में एक इशू है कि यहां पर स्टेट को सिर्फ अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी दे दी, उसके बाद कंट्रोल नहीं कर सकते इनको, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए रिमूवल की पावर चाहिए। उनको डरा ही नहीं सकते कि हम तुम्हें हटा देंगे, तुम हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो, है ना। जरूरी था ताकि इनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, ताकि वो इलेक्शन इंडिपेंडेंट होके फ्री होके करा सकें। इसीलिए वो पावर किसको दी हमने? यूनियन को दे दी। तो दे आर रिमूव्ड एज हाई कोर्ट जज इज रिमूव्ड। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा इनका जो टेन्योर है, इनके जो पेमेंट है, दीज ऑल आर डिसाइडेड बाय दी, कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट डिसाइड करता है। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये छोटी छोटी चीजें जो मिस होती हैं उस टाइम पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पर्पस, अपॉइंटमेंट, रिमूवल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्या चीज ऐड की? एक और ऐड की, स्टेट फाइनेंस कमीशन। एक और चीज क्या ऐड की? स्टेट फाइनेंस कमीशन। एक सेंटर में भी फाइनेंस कमीशन है, उसका काम क्या है? बजट पेश करना। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूं। डिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, है ना। जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उसमें से स्टेट को कितना बांटा जाए, यूनियन का कितना रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंसेस किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का काम है, यूनियन फाइनेंस कमीशन। वो क्या करता है कि जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है उनमें से कितना यूनियन के पास रहेगा, कितना स्टेट के पास रहेगा, और जो स्टेट के पास जा रहा है कितना हरियाणा के पास जाएगा, कितना पंजाब के पास जाएगा। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी वही देखता है। उसके साथ साथ उसके पास एक और पावर है फाइनेंस कमीशन के पास, कि वो लोकल गवर्नमेंट के लिए भी एलोकेशन करता है। लोकल गवर्नमेंट के लिए भी एलोकेशन करता है, कुछ बजट देता है। तो यहां पर जरूरत क्या पड़ी? स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की। स्टेट को तो दे दिया, लेकिन जो सेंटर से फंड आ रहा है मेजरली पूरे स्टेट को दे दिया जाता है। उस स्टेट को जो दिया गया है उसमें से कुछ हिस्सा पूरे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट में लोकल गवर्नमेंट भी तो है, तो उसमें से भी कुछ हिस्सा है जो लोकल गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए। उसको बताने के लिए ये है कि आपके पास जितना पैसा आया है उसमें से आपको इतना पैसा लोकल गवर्नमेंट को देना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ये इसका पर्पस होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस। बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये इसका फंक्शन होगा। ठीक है,
कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऐसा बचा नहीं है जो आपको पंचायत में अलग से करना हो। एक ऑडिट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑडिट भी करवा सकती है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स लिख लो। ये मर्जी किसकी है? स्टेट लेजिस्लेचर की। वो चाहे तो करवाए, नहीं चाहे तो नहीं करवाए। और कैसे करवाना है ये भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। कैसे करवाना है कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। फंक्शनिंग अभी एज सच आपके काम की नहीं है, तो इसीलिए फंक्शनिंग नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है। फंक्शनिंग में वैसे तो जैसे टैक्सेस की पावर भी इनको चाहिए, तो वो भी स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, किन चीज़ों के ऊपर ये टैक्स लगा सकते हैं, किन के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, किसके ऊपर ये लॉ बना सकते हैं, किसके ऊपर नहीं बना सकते हैं, ये सब स्टेट डिसाइड करता है। यानी स्टेट ने ज़्यादातर पावर अपने पास रखी हुई है, नाम के लिए हमने क्या बना दी? लोकल गवर्नमेंट बना दी। ठीक है। बस स्ट्रीमलाइन किया गया है कि 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, हर 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए, और उसके बाद जैसे ही डिसॉल्व हो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराए जाने चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना है, उसके बाद कुछ कोई रिजर्वेशन देनी है। ये सब मैंडेटरी प्रोविजंस है। प्रोविजनल में हमने क्या क्या पढ़ा? कोई एक लिस्ट आउट कर सकता है क्या क्या प्रोविजनल है? सबसे पहले पावर्स, कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है। दूसरा रिजर्वेशन टू ओबीसीज, ओबीसीज एससी का मैंडेटरी है, रिजर्वेशन टू ओबीसीज। तीसरा विमेन का मैंडेटरी है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। चौथा अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोविजनल आपको लिखने हैं कि कौन कौन सी पावर में प्रोविजनल है, लिख पाओगे सारे अलग से करके? पता होने चाहिए कौन से मैंडेटरी हैं कौन से प्रोविजनल है। और कौन सा है? एक और पॉइंट रह गया आपका प्रोविजनल में, विलेज पंचायत का चेयरपर्सन। विलेज पंचायत चेयरपर्सन प्रोविजनल है, और बाकी दोनों लेवल पे इनडायरेक्टली है। ठीक है। तो ये आपका ग्राम पंचायत था, या फिर पंचायत समिति था, या फिर जिला परिषद था। इनके इलेक्शन के लिए हम हमेशा एरियाज को वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। वो तो गांव में भी आपने देखा होगा किस तरीके से वार्ड में डिवाइड होता है। ठीक है। लेकिन एज सच आपको उसको जानने की जरूरत अभी है नहीं, अभी सिर्फ इतना ही पता हो, दैट इज मोर देन इनफ। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख लो इसके। टू 243 ये किससे डील करता है? ग्राम सभा। 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कि पंचायत को बनाना है, पहले तो ये जरूरी है कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन करो। अब ये पंचायत बन गई है तो उसके अंदर कंपोजिशन क्या होगा, कितने मेंबर होंगे, कितने सरपंच होंगे, तो दैट इज 243C, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। उसका 243D, डी क्या है? रिजर्वेशन इन दी पंचायत। टू 243G, जी क्या है? पावर्स, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी क्या है? पावर्स, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कहां दी हुई है? कहां दी है? 243G। 243G नहीं, 11 शेड्यूल। यानी 11 शेड्यूल में जो पावर्स दे रखी हैं उसके लिए आर्टिकल भी तो होना चाहिए ना, किससे कनेक्ट होता है? तो कौन सा आर्टिकल है 11 शेड्यूल से कनेक्ट करने के लिए? 243G। 243I, फाइनेंस कमीशन। 243K,
इलेक्शन ऑफ पंचायत। बस इतने पता है तो आप पंचायत का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतने प्रोविजंस आपको पता है तो। स्टेट फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ा, तो हमने ये नहीं पढ़ा उसको अपॉइंट कौन करता है, और ना आपने पूछा। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एवरी 5 years। जैसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट एवरी 5 year करता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एवरी 5 years। और उसका कंपोजिशन क्या होगा, पावर्स क्या होंगी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट है, उसमें लिख लेना स्टेट फाइनेंस कमीशन में, वो एक मिस हुआ पॉइंट। और बस इतना ही है। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एप्लीकेबिलिटी, यहां तक कोई दिक्कत है? ये जो पंचायत का एक्ट बनाया, कौन कौन से स्टेट में एप्लीकेबल होगा, यानी हमारे इंडिया में कहां कहां ये एप्लीकेबल होगा, क्या हर स्टेट को बनाने हैं, क्या यूटीज को भी बनानी है पंचायत या नहीं बनानी है, तो उसके लिए एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो यहां पर कुछ एक्सेप्शन है जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, और वो एक्सेप्शन क्या है, वो एरियाज जो आपके 5th शेड्यूल में दिए हुए हैं और जो आपके 6th शेड्यूल में दिए हुए हैं। 5th शेड्यूल में कौन से एरिया हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जब हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में पूरे इंडिया को कवर करता है 5th शेड्यूल, और नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया को कवर करता है 6th शेड्यूल। हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं 6th शेड्यूल में, कौन कौन से, ये पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर है नहीं है, मेघालय और मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं जो आपके 6th शेड्यूल में आते हैं। और उसके अलावा पूरे इंडिया में एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, जहां पर भी ट्राइबल एरियाज हैं या शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वो सब 5th शेड्यूल में लिखे हुए हैं। ऑलरेडी बताया, शेड्यूल और लिस्ट। शेड्यूल क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ द इंडिया आर मेंशन्ड इन 5th शेड्यूल। और जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज हैं, पर्टिकुलरली इन आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये हमारे 6th शेड्यूल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट वाले एक्ट की या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू दीज एरियाज। यहां पर पंचायत नहीं भी करें चल जाएगा, क्योंकि हमें ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है। वहां पर लॉज को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ ये नहीं, किसी भी लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं, हम ट्राइबल्स के इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पर लॉ को अप्लाई करते हैं, ताकि उनका कल्चर बचा रहे, ताकि उनका कल्चर बचा रहे, उनकी डिस्टिंक्टिवनेस बची रहे, उनका लैंग्वेज बचा रहे, उनका रहने का तरीका बचा रहे, या वो खुद बचे रहे, है ना। मछली पानी में ही रह सकती है, हम निकाल करके उन्हें ये बोले नहीं कपड़े पहन के बाहर आ जाओ, स्कूल आ जाओ, नहीं आ सकती, है ना। तो ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करना है, तो दिस इज मैंडेटरी कि उनको उन्हीं के एरिया में प्रोटेक्ट किया जाए और उनके हिसाब से ही उन्हें रहने दिया जाए। और इसीलिए हमने बोला कि हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर इन 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और लाइन जोड़ दी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो लॉ बना करके 5th शेड्यूल एरिया में, 6th में नहीं, 5th शेड्यूल एरिया में इस लॉ को अप्लाई कर सकती है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो 5th शेड्यूल एरिया में लॉ बना करके हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अप्लाई कर सकती है, 6th में नहीं, ओनली 5th में। और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उस लॉ का नाम है पेसा एक्ट।
प्रोविजन फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, प्रोविजन फॉर पंचायत, प्रोविजन फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, कौन से ईयर में लेके आए? 1996। प्रोविजंस फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, यानी ये जो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बनाया वो हमारे शेड्यूल्ड एरिया एक्ट में भी एक्सटेंड किया जाए, उसके लिए हम एक्ट लेकर के आए 1996 में, ताकि हम इस एक्ट को प्रोवाइड कर सकें इन द 5th शेड्यूल एरियाज, यहां पर भी एक्सटेंड किया जा सके। ठीक है, तो आज के टाइम पे ये यहां भी एप्लीकेबल है, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या जोड़ा कि यहां पर जो भी प्रोविजंस लगता है पार्लियामेंट को कि ये यहां पर अप्लाई नहीं होने चाहिए, उन प्रोविजंस को हटा करके इसको अप्लाई किया जा सकता है। यानी पंचायत एक्ट इज एप्लीकेबल टू द शेड्यूल्ड एरिया आल्सो, बट विद द एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज पार्लियामेंट मे प्रोवाइड, विद द एक्सेप्शंस oblique modification as parliament may provide। ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन के साथ, एज इट इज नहीं करेंगे क्योंकि इनके कल्चर को भी बचाना है, तो कुछ प्रोविजंस को हटा दिया जाएगा यहां अप्लाई करने से पहले, ताकि उनके लिए इजी हो जाए इसको अप्लाई कर पाना। ठीक है, कोई डाउट? पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया, 6th शेड्यूल में नहीं हुआ, अभी कुछ एरिया और बचे हैं। यूटीज में लागू होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी के लिए ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, किसको? क्योंकि डायरेक्टली सेंटर के अंडर आते हैं एरियाज, तो प्रेसिडेंट यहां भी अप्लाई होगा, लेकिन प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन कौन से एक्सेप्शन और कौन कौन से मॉडिफिकेशन इस एक्ट में करने हैं बिफोर अप्लाइंग दिस एक्ट टू दी यूटीज। तो यहां पर ये अप्लाई होगा, बट विद द एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज प्रेसिडेंट मे प्रोवाइड। तो दिस एक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू द यूटीज, बट विद द एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज प्रेसिडेंट मे प्रोवाइड। ठीक है, तो यहां पर प्रेसिडेंट से पूछ के किया जाएगा। इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो वो पूछ लो, किसी भी प्रोविजन में कोई डाउट हो या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। इजी सा है, ये तो हम हमारे आसपास देखते हैं, तो इसमें समझने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना। तो जब भी अगले पंचायत इलेक्शन हो तो ध्यान से देखना कि इस हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी इलेक्शन डिस्प्यूट इलेक्शन पिटीशन हैज टू बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट्स। ठीक है, नहीं लिखने की जरूरत है, वैसे बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? पक्का? ठीक है।